हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम विसर्ग संधि को पढ़ने वाले हैं। हिंदी के पैटर्न में पेट के क्लासेस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इसके पहले के क्लासेस में हमने स्वर संधि के जितने भी प्रकार होते हैं वो सारे बहुत ही डिटेल में पढ़े, प्लस व्यंजन संधि का पढ़ लिया है। अभी ये लास्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं, इसके नियम 6 से 7 हैं। तो इन नियमों पे थोड़ा ध्यान देंगे। हालांकि इसका नियम याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसके थ्रू हम आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स बताएंगे। ये एग्जाम्पल ही आप एग्जाम्पल की 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं वीडियो को लगातार 2-3 बार, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। आइए अब हम देखते हैं विसर्ग संधि पहले कब लगता है, विसर्ग संधि कब आती है। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग का मतलब क्या होता है, ये एक चिन्ह होता है, इस तरीके की बिंदु होती है, इसी को क्या हम बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग संधि कब लगती है, तो जाहिर सी बात है कि विसर्ग उसमें आता होगा। तो विसर्ग संधि पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि जब उसके 2 पार्ट टूटते हैं, जब संधि की जाती है तो 2 शब्दों को लेकर के संधि की जाती है। तो दोनों शब्द जब टूट के अलग होते हैं तो एक में विसर्ग जरूर होता है, उससे विसर्ग संधि की पहचान हो जाती है। हालांकि जब एक में करके दे और उसको जब डिवाइड करने की बात करें, वहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है कि किस तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो विसर्ग के स्थान पे हम ओ रखते हैं, ओ की मात्रा। जैसे कि ओ की मात्रा होती है, ये हम ओ की मात्रा रखते हैं, विसर्ग को हटा देते हैं, विसर्ग का रिप्लेसमेंट ओ कर देता है, यानी कि विसर्ग हट जाता है, उस शब्द में ओ की मात्रा लग जाती है। तो जब विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग के स्थान पे क्या करते हैं, विसर्ग के स्थान पर क्या रख देते हैं, ओ रखते हैं। क्या रखते हैं, ओ रखते हैं। अब आइए मोटा मोटी थोड़ा एग्जाम्पल से जान लेते हैं कि किस तरीके का होता है। तो विसर्ग संधि अगर आपको संधि विच्छेद करके दिया रहेगा, वहाँ पहचानने के लिए नहीं देगा, यहाँ पे आपको शब्द देते हैं डायरेक्ट। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि आपको पहले नियम नंबर 1 पे ले चलते हैं। नियम 1 क्या कहता है कि पहले पार्ट में जब विसर्ग हो, देखिए विसर्ग संधि है तो विसर्ग हर जगह आएगा। पहले पार्ट में जब विसर्ग हो प्लस दूसरे वाला जो शब्द है उसमें या तो तीसरा वर्ग हो या चौथा वर्ग हो या पांचवा वर्ग हो, या इसके अलावा य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई भी एक आए तो विसर्ग का रिप्लेसमेंट करके वहाँ पे ओ लग जाता है। क्या लग जाता है, वहाँ पे ओ लग जाता है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं वयः प्लस वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध, ये हमने एग्जाम्पल देखा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले वाले नियम में क्या कहता है कि पहले वाले पार्ट में क्या आपको दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है। विसर्ग का यही चिन्ह होता है, विसर्ग की ये चिन्ह होती है। तो यहाँ पे पहले वाले में विसर्ग दिख रहा है। अब क्या होना चाहिए, तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग या पांचवा वर्ग। तो अच्छा, जो लोग अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि 3, 4, 5 होता क्या है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं वर्णमाला में क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे ही हम नीचे तक पढ़ते हैं, च, छ, ज, झ, इया, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। तो यही तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है। इसी तरीके से इसके नीचे जब आते हैं तो च, छ, ज, झ, इया, इस तरीके से हुआ। तो ज भी तीसरे वर्ग में आएगा, छ चौथे वर्ग में, इया पहले पांचवें वर्ग में। इसमें 3, 4, 5 आपने जान लिया कि तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग कौन सा होता है। इसके अतिरिक्त अगर ये नहीं आता तो इसके अतिरिक्त या य आ जाए, या फिर र, या फिर ल, फिर या फिर व, फिर ह, इनमें से कोई भी एक ऐसा अक्षर आ जाता है इसमें पहले में, तो हम ये समझ लेंगे कि नियम नंबर 1 कह रहा है इसमें ओ की मात्रा लगा देंगे। किसको खत्म करके, इस विसर्ग को खत्म करके। तो यहाँ पे उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण में क्या है, वयः प्लस वृद्ध। तो ये क्या हो जाता है,
इसमें जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें विसर्ग खत्म हो जाता है और उसके स्थान पे ओ की मात्रा लग जाती है। ओ की मात्रा किस पे लगती है? ये पहले वाले व्यंजन पे लग जाएगी। तो ब हो गया, य के साथ जो अ की मात्रा है वो खत्म होगी, विसर्ग की मात्रा खत्म होगी, उस पर ओ की मात्रा लग जाएगी। बयो और बाकी का जो शब्द होता है, ये बस हम नियम पहचानने के लिए देख रहे थे कि इसमें या तो तीसरा वर्ग हो, चौथा वर्ग हो, पांचवा वर्ग हो, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी एक पहला अक्षर हो। तो यहाँ पे वह दिख रहा है, तो इसको ज्यों का त्यों हम इसमें उतार लेते हैं वृद्ध, यानी कि क्या हो गया? ये बयो वृद्ध हो गया। अब बया प्लस वृद्ध क्या होता है? बयो वृद्ध होता है। अब इसी तरीके से अगर इसको तोड़ने की बात आती है, संधि विच्छेद की बात आती है, तो संधि कह रहा था करने के लिए, तो संधि का मतलब जोड़, हम जोड़ दिए इसको। अगर संधि विच्छेद का मतलब आता है तो सबसे पहले तो जहाँ पे ई ओ इस तरीके की मात्राएं होती हैं वहाँ से टूटता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मात्राएं हैं, यहाँ से टूटेगा ओ की मात्रा से। तो अगर आप ये नियम जानते रहेंगे कि अगर टूटता है तो ओ के स्थान पे क्या लग जाता है? अ की मात्रा लग जाती है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको तोड़ने की बात दी जाती है, संधि विच्छेद करने की बात कही जाती है, तो यहाँ पे आप सीधे लिख देंगे बयः प्लस वृद्ध। ये बाद वाला जो खत्य उतर जाता है और ओ की जगह पे अ की मात्रा लग जाएगी। इस तरीके से ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर जोड़ने के लिए कहे तो ऐसे करेंगे, अगर तोड़ने की बात करता है, संधि विच्छेद की बात करता है, तो आप इस तरीके से कर देंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आता है कि मनोरथ, तो उसको लिखते हैं मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ। तो ये क्या हो जाता है? ये जुड़ता है तो अ की मात्रा खत्म होती है, तो यहाँ पे ओ जुड़ जाता है, मनोरथ। और कैसे समझेंगे कि नियम नंबर 1 में ये बात कही गई थी। अगर हमको जोड़ने की बात आती है तो आप ये नियम सीख लिए हैं कि यहाँ पे अ की मात्रा खत्म होकर के विसर्ग की मात्रा खत्म होकर के ओ लग जाता है। लेकिन यहाँ पे सीखना इसलिए नियम है कि जब इसको संधि विच्छेद करने का, क्योंकि संधि विच्छेद बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी ओ की मात्रा दिखेगी तो आप समझ जाएंगे कि ओ को तोड़ करके विसर्ग में कर देते हैं, बाकी चीज़ें ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं। इसी तरीके से अगर आ जाता है आपके एग्जाम्पल में यशोधरा, अगर एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि आ गया यशोधरा, तो आप कैसे इसका संधि विच्छेद करने को दे दे। ये तो संधि करने को दिया था, यहाँ पे अगर संधि विच्छेद की बात आ जाती है तो किस तरीके से करेंगे? तो जहाँ पे ओ की मात्रा है वो हटेगी, उसकी जगह पे अ की मात्रा आएगी, तो हो जाएगा यशः प्लस धरा, यशः प्लस धरा, यशोधरा। और ये सोचेंगे आप कि इसमें तो ध कहीं है नहीं, तो ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ग जब आता है तो वहाँ पे ध आता है। जैसे कि कहाँ पे आता है? देखिए यहाँ पे त, थ, द, ध, न, इस तरीके से होता है। तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो 3, 4, 5 में से कोई भी एक आ सकता है। तो ये कौन सा था? ध, चौथा था। इस तरीके से ये यशोधरा हो गया नियम नंबर 1 का उदाहरण। इसी तरीके से मनोरथ हो गया, मनोवृद्ध आता है तो मनोवृद्ध, मनो प्लस वृद्ध मनोवृद्ध हो जाता है। तो ऐसे आप विसर्ग संधि का संधि विच्छेद या फिर संधि कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं कि इसमें नियम नंबर 2 में क्या कहता है। पहले वाले नियम में हमने देखा कि विसर्ग जो था ओ में बदल जाता था। अब एक ऐसा नियम देखते हैं जिसमें कि विसर्ग जो है रे फ्र में बदलेगा। किस में बदलेगा? रे फ्र में बदलेगा। तो विसर्ग का रे फ्र में बदलना, किस तरीके से विसर्ग बदल करके रे फ्र की मात्रा में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अब विसर्ग में ही अभी देख रहे हैं कि ये ग के ऊपर र की मात्रा लगी हुई है, तो वो कौन सा र होता है? ये रे फ्र होता है, जो ऊपर ऐसे मात्रा लग जाता है। तो ये देखेंगे कि कैसे विसर्ग रे फ्र में बदलता है। इसके लिए क्या नियम है? तो इसमें है कि यदि विसर्ग के पहले की बात करते हैं, विसर्ग के पहले क्या है? तो यदि विसर्ग के पहले ई, बड़ी ई या फिर ऊ आता है तो वहाँ पे ये विसर्ग बदल के रे फ्र में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं कि यदि विसर्ग के पहले इसमें भी है कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर, या फिर इसमें था कि यदि विसर्ग के पहले ई ऊ आता है तो वो किस में बदल जाता है? रे फ्र में बदल जाता है। और इसमें है कि यदि विसर्ग में जो है कि
स्वर आ जाए, यदि विसर्ग में क्या हो जाए, विसर्ग के पहले स्वर आ जाए, या फिर 3, 4, 5 वर्ग आए, या फिर य, र, ल, व, इनमें से कोई एक आता है। इसमें देखिए ह की बात नहीं कही गई है, इसमें कहा गया है, ये स्पेशली था, स्वर में ये भी आता है, लेकिन ये दिया है कि यदि विसर्ग के पहले ई, छोटी बड़ी ई और ऊ होता है तो वो रेफ र में बदल जाता है। इसी तरीके से विसर्ग में यदि कोई भी स्वर आता है, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आता है, या फिर इसके अतिरिक्त य, र, ल, व इनमें से कोई आता है, तो वो भी किस में परिवर्तित हो जाता है, वो भी किस में परिवर्तित हो जाता है, रेफ र में परिवर्तित हो जाता है। पिछले वाला भी पढ़े थे कि उसमें कोई स्वर्ग हो, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी व्यंजन हो वर्ग का, या फिर य, र, ल, व हो, तो उसमें ओ में बदल जाता था। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, विसर्ग के पहले की बात की जा रही है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे विसर्ग के पहले, यानी कि जो विसर्ग हमारा अह लगा हुआ है उसके पहले का शब्द कैसा आ रहा है, उस हिसाब से हम ध्यान देंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये नियम क्लियर होगा। जैसे कि आपको हम यहाँ पे संधि दिखा रहे हैं, उसका संधि विच्छेद करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आ गया अगर कहीं पे दुर्जन, इस तरीके से अगर कोई शब्द आ जाता है, यानी कि देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी इसमें क्या लगा हुआ है, रेफ र लगा हुआ है। तो ये रेफ र कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं ये कहाँ से आता है, जो विसर्ग है उसी के स्थान पे रेफ र लगा हुआ है। तो जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दुह प्लस जन, क्योंकि दू के बाद र पढ़ रहे थे, ये र कहाँ आ रहा है, दू के जस्ट बाद आ रहा है, ना कि ज के बाद आ रहा है, तो दुह प्लस जन दुर्जन हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दुर्जन के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगर कहीं पे आता है निर्धारण, इसका अगर संधि विच्छेद करने की बात आती है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नी प्लस बाद के शब्द को ज्यों का त्यों तोड़ते हैं, बस ये जो ऊपर रेफ र है उसको विसर्ग में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे धारण हो जाएगा, निह प्लस धारण। इस तरीके से अगर दूसरा कोई शब्द लेते हैं, जैसे कि निराशा है, निराशा, अगर निराशा कोई शब्द आता है, इसका संधि विच्छेद का बात करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेफ र ऊपर नहीं है, यहाँ पे रेफ र इसमें यानी कि रेफ र में आ की मात्रा आके जुड़ गई है, इसलिए रा हो गया है, ये किसी शब्द के ऊपर नहीं गया है। तो निराशा में कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे निह प्लस आशा, निह प्लस आशा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेफ र है, यहाँ पे रेफ र जो है किस तरीके से निह प्लस आशा में बदला, आ कहाँ से आ गया, आप ये सोचेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका दिखा रही हूँ कि किस तरीके से शब्द टूटता है। आगे नी है और ये र है, तो हमने आपको बताया कि र में आ जुड़ा हुआ है, र में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रा बना है, और प्लस ये क्या है, सा है। तो यहाँ पे जो रेफ र है, इसको जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो है कि विसर्ग में बदलता है, यानी कि दो बिंदुओं में बदल जाता है। इस नी के साथ दो बिंदु लग गया और ये आशा शब्द यहाँ पे आ गया, इस तरीके से बन जाता है क्या, निराशा। निराशा कैसे बदला आपने देखा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको नियम, आपको अगर भूल भी जाता है तो आपको अगर उदाहरण याद रहेंगे तो आप वहाँ से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे निह प्लस आशा निराशा हो गया। इसी तरीके से एक शब्द आता है आशीर्वाद। क्या आता है, आशीर्वाद। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आशीर्वाद को इस तरीके से लिखते होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो आशीर्वाद को इस तरीके से लिखते होंगे, जो कि गलत होता है। आशीर्वाद इस तरीके से लिखा था, जिस तरीके से इसको पढ़ा था निर्धारण, नी के बाद र है, उसी तरीके से आशीर, तो र के बाद ये आएगा, तब जाके व पे वो रेफ र आता है। तो इस तरीके से आशीर्वाद हुआ। कहीं कहीं आपको इसको जो है कि सही करने के लिए छांटा है तो इस तरीके से दिया होता है, तो मैक्सिमम बच्चे 100 पे ही र को लगा देते हैं, रेफ र को, जो कि गलत है। वो हो जाएगा आरसीवाद हो जाएगा उसको पढ़ने में। तो इसका कैसे करते हैं, आ हो गया और जो ये सी है इसके बाद रेफ र आ रहा है, तो ये दोनों तो एक में हो जाएगा आसी, और ये रेफ र जब बदलेगा तो ये विसर्ग में बदल जाएगा आसी, और बाद के शब्द ज्यों का त्यों हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया आसी प्लस बाद। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। एक और शब्द यहाँ पे हम देखते हैं निर्विकार। क्या देखते हैं, निर्विकार।
देखिए नी र, निर्विकार पढ़ रहे हैं तो नी के बाद र, इसलिए ये वो पे लगा है। यानी कि रेफ र हमेशा जो हम शब्द प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जिस पे लगता है उसके पहले ही उसका उच्चारण कर लिया जाता है। वो पे लगा तो निर्विकार नहीं पढ़ रहे, हम निर्विकार पढ़ रहे हैं, यानी कि नी के बाद ये रेफ र आ जा रहा है तब जाके वी आ रहा है। इसी तरीके से आसी र बाद, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो निर्विकार में क्या होगा, यहाँ पे नी हो जाएगा, नी लिखेंगे पहले और नी के बाद र आ रहा है, रेफ आ रहा है तो ये दो बिंदुओं में बदल जाएगा, निह प्लस बाकी बच क्या रहा है विकार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे विकार। इस तरीके से ये जब ज्वाइंट होता है तो निर्विकार बन जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको ऐसे देता है तो इसको तो निर्विकार में बदलना बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये विसर्ग संधि है, इसमें इसको हटा करके ये शब्द जोड़ सकते हैं, या फिर इसके बार बार बोलने से भी हमको समझ में आ रहा है कि निह प्लस विकार निर्विकार हो सकता है। लेकिन यहाँ पे व्यंजन संधि में ज़्यादातर आपसे संधि विच्छेद पूछे जाते हैं, संधि नहीं पूछी जाती है, संधि विच्छेद पूछे जाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द दे करके 3-4 इसी तरीके के आसपास, कभी मात्राओं का हेर फेर होता है, कभी ऐसे करके विकार करके दे देगा। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपसे गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपसे मैक्सिमम संधि विच्छेद ही पूछा जाएगा, विसर्ग संधि की जहाँ बात की जाती है। आइए अब उदाहरण नियम नंबर 3 देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि ये नियम नंबर 3 है। अभी तक हमने पढ़ा कि विसर्ग का ओ होना, दूसरा हमने पढ़ा कि विसर्ग का रेफ र होना। अब हम पढ़ें कि विसर्ग का श होना, बड़ा स, विसर्ग का श होना। किस तरीके से विसर्ग श हो जाता है, तो विसर्ग का स होना, इसके लिए क्या नियम है, यदि विसर्ग के बाद क्या क्या आ जाए, यदि विसर्ग के बाद च छ स आ जाए, क्या क्या है विसर्ग के बाद च छ या फिर स आता है तो ये किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। कब, जब हम विसर्ग को विसर्ग संधि में बदलते रहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल एक आता है आश्चर्य, आश्चर्य क्या आया, आश्चर्य आया। इस पे भी देख रहे हैं आप कि इस तरीके से मात्रा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, बीच में श आ रहा है। तो विसर्ग का स होना है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये स हो चुका है, इसको किस में बदलना है, इसका संधि करना है, इसको अलग करना है। हम डायरेक्ट आपको संधि करना सिखा रहे हैं, ये चीज़ें तो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएंगी। तो आश्चर्य का किस में बदलेगा, ये विसर्ग में बदलेगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विसर्ग श में बदला है, तो आ के बाद क्या लाएंगे, आह प्लस चर्य, ये किस में बदल जाता है, आश्चर्य में बदल जाता है। अब इसको यहाँ से यहाँ चेंज करना हो तो हम क्या देखे हैं कि यदि विसर्ग के बाद, यदि कोई विसर्ग लगा हो, इसके बाद च छ स आता है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, च आया हुआ है। अगर इसकी जगह पे छ भी होता, कोई ऐसा वर्ड होता कि यहाँ पे छ होता, स भी होता, बड़ा स होता, फिर भी ये जो विसर्ग है ये परिवर्तित होके किस में बदल जाता, श में बदल जाता। ये इस स का मतलब आधा स ही होता है, हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बतलाया है। तो यहाँ पे ये जब जुड़ेगा तो ये अह की मात्रा खत्म होगी, ये हो जाएगा आश्चर्य। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे ऊपर रेफ र लगा हुआ है तो यहाँ से इसका य से कोई मतलब है। आप उसके पहले का भी नियम देखेंगे कि य पे तो र लगा हुआ है, लेकिन इसके पहले के शब्द कैसे हैं। यानी कि हम जो रेफ र लगा रहे थे उसके पहले हमको कोई स्वर या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ग मिलना चाहिए था, या फिर क्या मिलना चाहिए था, उसके पहले य व ल ह इस तरीके से शब्द मिलने चाहिए थे, जो कि इसमें नहीं है। तो ये नियम नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। ये विसर्ग किस तरीके से आधा श में, बड़े स के आधे श में बदल जाता है, तो ये आश्चर्य हो गया। इस तरीके से एक और शब्द आता है, एक शब्द आता है निश्चल, निश्चल करके एक शब्द आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आधे स के जस्ट बाद क्या है, छ है। इस तरीके से नियम नंबर 3 को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे हम इसको बदलेंगे, तो नी के बाद जो आधा स है तो आधा स विसर्ग में बदल जाता है, बाकी बची हुई चीज़ें ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। तो निह प्लस छल, निश्चल हो गया। ठीक है। अब एक शब्द आता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आता है कि यश शरीर, यश
रीर। इस तरीके से एक शब्द आता है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि शरीर सहित। जैसे कि जो है कि महाभारत जब होता है तो वहाँ पे कहा गया कि पांडव यश शरीर यानी अपने शरीर सहित स्वर्ग में पहुँचने के लिए हर एक धाम घूमते हैं, केदारनाथ से वो फिर अपनी यात्रा आगे करते हैं स्वर्ग पहुँचने के लिए। इसी को यश शरीर कहा जाता है, यानी कि शरीर सहित। शरीर को व्यक्ति ऐसा मान्यता है कि व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है अच्छे कर्मों के अनुसार, लेकिन महाभारत होने के बाद पांडव यश शरीर स्वर्ग में जाना चाहते थे, यानी कि शरीर सहित जाना चाहते थे, तो उसी को यश शरीर कहा जाता है। तो इसका किस तरीके से संधि विच्छेद होगा, तो यश यहाँ पे जो पूरा स है इसका हम विसर्ग नहीं करते हैं, जो यहाँ पे आधा है यही विसर्ग में बदलता है, तो ये हो जाएगा यशः प्लस शरीर। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ भी आपको आधा से दिखेगा, कहीं भी किसी भी वाक्य में जहाँ बीच में आधा स दिख रहा है, समझेंगे कि वो कहीं ना कहीं विसर्ग संधि को दिखा रहा है, तो विसर्ग। और उसके बाद से एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो ही शब्द आएंगे, तीन शब्द आएंगे, च छ स, यही तीनों आएंगे। हमने आपको तीनों के एग्जाम्पल बता दिए। आधा स के बाद च आया था, आधा स के बाद छ आया था, आधा स के बाद पूरा स आया था। इस तरीके से अब आइए नियम नंबर 4 देखते हैं कि नियम नंबर 4 क्या कहता है। अब नियम नंबर 4 ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, नियम नंबर 4 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ई हो या ऊ हो, ई या ऊ हो, या फिर यदि विसर्ग के बाद, या इसके अलावा यदि विसर्ग के बाद या में है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, दूसरा और तीसरा वर्ग हो, यानी कि दूसरा तीसरा में भी स्पेशल है, प फ हो, ट ठ हो, ट प फ ट ठ, या फिर क हो, तो ये किस में बदल जाता है, क हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है, तो विसर्ग मूर्धन्य श, आधा मूर्धन्य श में बदल जाता है। देखिए, आपको नियम याद करना जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पे उदाहरण पे कंसंट्रेशन करना है, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा रही हूँ आपको विसर्ग, तो पूरा पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ें कहाँ से उद्गमित होती हैं। बच्चे बस चीज़ों को रट लेते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है, क्योंकि ये चीज़ें तो बुक में भी दी हुई हैं, तो यहाँ पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे बुक से आप पढ़ लीजिए, लेकिन कौन से शब्द कहाँ से निकलते हैं, कैसे स का जो है कि विसर्ग में बदल जा रहा है, कैसे च जो है कि किसी अन्य शब्द में बदल जाता है, तो वहाँ पे ये हम दिखाते हैं आपको कि कैसे चीज़ें परिवर्तित होती हैं संधि में, और कैसे जुड़ती हैं, और कैसे संधि विच्छेद उसका हो जाता है। तो आप नियम को ना भी ध्यान में रखें, चूँकि नियम इसमें बहुत ज़्यादा हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में। आप यहाँ पे नियम ना भी याद रखें, लेकिन आप इसके उदाहरण को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। नियम हमने इसलिए बताया कि कभी होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में कोई अच्छा एग्जाम देना हो, तो आप ये सब नियम याद रख सकते हैं। बाकी ये पेट के एग्जाम के लिए या फिर लेखपाल के लिए आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल भी कर ले रहे हैं इसे, और इससे बाहर का एग्जाम्पल नहीं आता आपके एग्जाम में, बस सेलेक्टेड आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप उदाहरण का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नियम आप यहाँ पे याद नहीं कर पाएंगे, नियम याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को बार बार देखने की, वीडियो से देखें, कहीं बाहर में तो वीडियो को देखें, या फिर घर पर अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहें तो ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आ जाता है कि निष्फल, कहते हैं कि ये हमारा काम निष्फल हो गया, यानी कि उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, वो काम बेकार हो गया, हमारा निष्फल हो गया, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आया। तो इसमें देख रहे हैं कि आधा मूर्धन्य स है, तो आधा मूर्धन्य स विसर्ग में आता है। तो यही आपको बताना चाह रहे थे कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ई आ रहा है, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, इसमें से प फ, यहाँ पे देख रहे हैं कि फ आया है, प भी आ सकता है, ट ठ क में भी कोई शब्द यहाँ पे आ सकता है विसर्ग के जस्ट बाद। तो ये जो है कि मूर्धन्य सा, आधा मूर्धन्य सा है, ये विसर्ग में बदल जाता है जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है। तो ऐसे ये आपको नियम किस लिए बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप निष्कर्ष ऐसे देख रहे हैं तो कहें कि
कहेंगे ऐसा शब्द कि मैम ऐसा तो जो है कि हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि जहाँ आधा स दिया है वहाँ पे संधि विच्छेद कर सकते हैं, तो ऐसे आधे आधे शब्दों को आपने व्यंजन संधि में भी देखा होगा। तो व्यंजन संधि से जब आप इसको रिलेट करते हैं तो देखेंगे कि कुछ कुछ थोड़े थोड़े नियम विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं शब्दों के। इसलिए यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है कि ऐसे जब प फ स्पेशली प फ ट ठ क हो तभी इसको आप विसर्ग में बदलेंगे, अन्यथा ये व्यंजन संधि के भी किसी नियम में आ सकता है। तो इसलिए आपको नियम याद नहीं करना है, आपको इन शब्दों का बहुत बार प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो आप वो कर ले जाएंगे। तो निष्फल दे रहा है, तो निष्फल में जहाँ आधा स है ये किसमें बदलेगा, विसर्ग में बदलेगा। तो निह प्लस क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा, निह प्लस फल। ठीक है, इसी तरीके से एक और वर्ड है, अगर देता है कहीं निष्कपट, निष्कपट यानी कि बिना कपट के, बिना छल के, किसी से भी आप रिश्ता रखें निष्कपट होकर के, यानी कि बिना किसी छल के, बिना किसी मतलब के आप उससे एक अच्छा सा रिश्ता रख रहे हैं, वही निष्कपट कहलाता है। तो निष्कपट में क्या हो जाएगा, जो आधा मूर्धन्य सा है ये किस में बदल जाएगा, जो है विसर्ग में बदल जाएगा, प्लस निह प्लस कपट, निष्कपट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आता है धनुष टंकार, धनुष टंकार, आपके एग्जाम में अगर कहीं आता है धनुष टंकार, तो यहाँ पे ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे प फ ट ठ क कोई इनमें से आए तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स के बाद ट देख रहे हैं, यानी कि ये नियम नंबर 4 को फॉलो कर रहा है विसर्ग के। तो संधि विच्छेद आप कहाँ से करेंगे, आधा स से करेंगे। तो ये हो जाएगा धनु, और जो आधा स है वो किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा, प्लस बाकी बचा हुआ जो शब्द है ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे भी तो धनु टंकार नहीं हुआ, धनु और ये जो विसर्ग है हटेगा, धनुष टंकार हो जाएगा। यानी कि धनुष के टंकार की आवाज़ होती है, धनुष को जब हम खींचते हैं तो उससे टंकार की आवाज़ निकलती है। आपने धनुष टंकार देखा। अब नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 में जैसा कि इसमें आपने पहले आपने आधे बड़े श के बारे में देखा, फिर मूर्धन्य श के बारे में देखा, अब छोटा स जिसको सपेरा स भी बोलते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि उसके लिए क्या नियम है। अब नियम नंबर 5 क्या कहता है, इसमें देखेंगे कि नियम नंबर 5 क्या कहता है। तो इसमें है कि विसर्ग का श होना। अभी तक आपने बड़ा सा देखा, मूर्धन्य सा देखा, अब ये जो है कि विसर्ग का श होना, ये किस तरीके से होता है ये देखेंगे। तो यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग प्लस उसमें क्या हो, विसर्ग के बाद इसमें देखेंगे कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, क प त श, इनमें से कोई भी एक आता है, क प त श, इनमें से कोई भी एक आता है तो ये सीधे आधे स में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी शब्द आता है तो ये सीधे आधे स में परिवर्तित हो जाएगा। आइए कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आता है नमस्ते, नमस्ते आधा स उसमें आता है नमस्ते में, तो इसका किस तरीके से हम संधि विच्छेद करते हैं ये आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे आधा स जहाँ पे हुआ है वहीं से हम क्या बदलते हैं, विसर्ग में इसको बदलते हैं। तो ये क्या हो गया, नमः प्लस ये क्या है, त है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद क्या हो, त हो या प हो या क हो या फिर स हो, तो इसमें क्या आ रहा है, त आ रहा है। तो त पे एक ही मात्रा ते हो गया, बाकी चीज़ों को तो ज्यों का त्यों उतार। तो नमः प्लस ते, इसका मतलब क्या हो जाता है कि नमः मतलब नमस्कार है, नमन है, ते मतलब तुमको। तो हम किसी से नमस्ते कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि तुमको नमस्कार है, इसका ये मतलब निकल के आता है। एक आ जाता है इससे एग्जाम्पल बृहस्पति, बृहस्पति। तो बृहस्पति का किस तरीके से संधि विच्छेद करेंगे, तो ये तो पता हो गया कि जहाँ पे आधा स है वहीं से इसका संधि विच्छेद होगा। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान देने वाली बात होती है कि क प त स में से कोई एक विसर्ग के बाद आधे स के बाद आ रहा है कि नहीं, तो प आ रहा है यानी कि नियम नंबर 5 को फॉलो करेगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, बृह, क्योंकि ह के बाद स है तो वो किस में बदल गया, जो है कि विसर्ग में बदल गया, बृह प्लस पति, बृह प्लस पति, बृहस्पति हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नमस्ते के बाद अगर नमस्कार आ जाए
नमस्ते ना होकर के नमस्कार आ जाए, क्या आ जाए, नमस्कार आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, नमस्कार हो गया, क्योंकि ये जब विसर्ग हटेगा तो ये आधा स हो जाएगा, तो नमस्कार हो गया। आइए अब इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 6 देखते हैं, जो कि आखिरी नियम है इस विसर्ग का। तो इसको देखते हुए अपनी संधि को यहीं पे विराम देंगे और नेक्स्ट क्लासेस में स्पेशली जो है कि संधि से जितने भी क्वेश्चन उठे हुए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको एक साथ एक क्लासेस में दे दी जाएंगी। जो कि बाकी एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि कब कहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन, रिपीटेड ही होते हैं, लेकिन कब कौन से बन जाए। तो लगभग आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको बता दिए हैं, वो भी ऐसे एग्जाम्पल जो एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार रिपीटेड है। अब 25 क्वेश्चनों की ऐसी श्रृंखला कल आपको संधि में ली जाएगी, जो संधि विच्छेद या तो हो, या तो संधि हो, या फिर किसी भी स्वर से पूछा गया हो कि ये कौन सा स्वर है। तो उनमें से सेलेक्टेड 25 क्वेश्चन हैं, इनकी क्लासेस कल आपको करा दी जाएंगी और यहीं पे संधि विच्छेद आपका खत्म होगा। उसके आगे की क्लासेज जो है कि देखेंगे कि किस टॉपिक पे चलेगी हिंदी से रिलेटेड। तो आइए अब लास्ट देख लेते हैं नियम नंबर 6। अब नियम नंबर 6 में हम देखेंगे कि विसर्ग का दीर्घ होना। दीर्घ मतलब बड़ा होना। तो बड़ा क्या होगा, विसर्ग दीर्घ कैसे होगा, बड़ा क्या होगा, यानी कि विसर्ग किस तरीके से बड़े में परिवर्तित होगा। यानी कि विसर्ग के पहले यदि छोटा ई दिया हो तो उसके लिए क्या नियम होता है कि अगर छोटी ई दिया हो या फिर छोटा ऊ दिया हो, उसके साथ यदि विसर्ग लगा हुआ है तो उसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो छोटा ई बड़ा ई में, छोटा ऊ बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि विसर्ग का दीर्घ होना। दीर्घ मतलब बड़ा। तो यहाँ पे एक और लास्ट नियम है कि विसर्ग का दीर्घ होना। किस तरीके से विसर्ग दीर्घ होगा, तो इसका नियम है कि यदि विसर्ग के पहले, यदि कोई विसर्ग है उसके पहले यदि ई आता है या फिर ऊ आता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, और इसके बाद यदि विसर्ग के बाद र आता है, र आता है, यदि विसर्ग के पहले ई छोटी ई बड़ी ऊ आ, छोटी ई छोटा ऊ आ गया और विसर्ग के बाद यदि र आ जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये दीर्घ हो जाता है। यानी कि छोटी ई बड़ी ई में बदल जाती है और छोटा ऊ बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। यही इसका नियम है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि नीरस, नीरस, नीरस। एग्जाम्पल में आपको इसको चूँकि संधि विच्छेद में ही बताएंगे तो आपको चीज़ ज़्यादा समझ में आएंगे। यहाँ पे अगर है कि निह प्लस रस, निह प्लस रस, तो ये कैसे बदलेगा, कैसे जो है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, छोटी लगी हुई, कैसे बड़ी में बदल जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है। कब दिख रहा है, विसर्ग के पहले ई लगा हो, तो ये विसर्ग है। इसके पहले आप ई की मात्रा देख रहे हैं, या तो ई की मात्रा हो सकती है या फिर ऊ की मात्रा भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। और इसके बाद यदि र आता है, इसके बाद जो दूसरा जो शब्द बन रहा है उसमें र आता हो, र स्पेशली आना जरूरी है। अगर र के अलावा रस, अगर इसके अलावा कुछ खस इस तरीके का शब्द होता तो ये नियम फॉलो नहीं करता, क्यों ना ये विसर्ग का ही रहा हो। तो यहाँ पे र कंपलसरी है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा ई है और जो दूसरा शब्द बन रहा है उसमें र है, स्पेशली बस र की बात की गई है, तो ये विसर्ग जो है किसमें बदल जाता है, विसर्ग इस छोटी ई को बड़ी ई में परिवर्तित कर देता है। यानी कि विसर्ग दीर्घ उसको कर देता है। यानी कि जब ये बनेगा तो छोटी किस में बदल जाएगी, बड़ी में बदल जाएगी, यानी कि नीरस हो जाएगा। ये सबसे इमेजिन एग्जांपल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आप कर लेंगे लेकिन मात्राओं पे ध्यान बहुत कम जाता है विसर्ग संधि में। और विसर्ग संधि का यही एक नियम है, जो छोटी ई को बड़ी, जो छोटी ई को बड़ी ऊ में, छोटी ई को बड़ी ई में ये बदल देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नीरस हो गया। इसका संधि विच्छेद जब एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन में ऐसे दिया होता है, बच्चे किसको सही करके चले आते हैं, निह प्लस रस नीरस को करके चले आते हैं, या फिर ऐसा देता है तो उसको ऐसा नीरस कभी नहीं लगाते हैं, वो इस तरीके की नीरस को सही करके चले आएंगे। लेकिन यहाँ पे मात्राओं को दीर्घ करना है बस, वो भी स्पेशल ई और ऊ की मात्रा को, बाकी किसी मात्रा को नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा।
उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अगर एग्जाम्पल में देता है कि दुह प्लस राज, दुह प्लस राज, तो ये किस में हो जाएगा? तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उनको इतना पढ़े हुए हैं कि कह देंगे कि दुर्राज हो जाएगा, और ये आपके ऑप्शन में दिया भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा पहले आई है, उसके बाद विसर्ग आया है, उसके बाद ये र आया है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि विसर्ग के बाद र दिख रहा है हमको दूसरे वाले में, तो ये क्या हो जाएगा? छोटी बस बड़ी ऊ में बदलेगी, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी चीज़ें हम जो कहते हो लिखने वाले हैं। तो दू किस में बदल जाएगा? बड़ा ऊ में बदल गया, दुराज। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ये एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में गलती होते हैं बच्चों से, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं यहाँ पे। तो दुह प्लस राज दुर्राज हो गया। कि निह प्लस रोग, कहते हैं कि निरोग है, यानी कि बिना रोग के हैं, ठीक ठाक हैं। कहते हैं कोई भी आपसे हाल चाल पूछता है तो कहते हैं निरोग हो, यानी कि स्वस्थ हो, कोई रोग तो नहीं है, तो इसको बोलते हैं निह प्लस रोग, निरोग। लेकिन यहाँ पे देखिए कि विसर्ग के पहले छोटी ई आ रही है और यहाँ पे र है, यानी कि यहाँ पे जब इसका करते हैं संधि करते हैं तो ये हो जाता है निरोग। और ये जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम ऑब्वियस से, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ पे भी गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, आप उसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझ के चलिए। जहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं वहीं से एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपकी संधि यहाँ पे समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको संधि के सारे एपिसोड बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लासेस बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लासेस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिया गया है। अगर आपको नियम याद नहीं होते तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप उदाहरणों पर प्रैक्टिस करेंगे। चूँकि मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको डिटेल में समझाना कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये ज़्यादा कंपलसरी था, इसलिए हमने एक एक नियम को डिटेल से समझाया। आप एग्जाम्पल्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट क्लासेज में आपकी जो है कि 25 क्वेश्चन लिए जाएंगे जो एग्जाम ऑब्वियस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और गलती की संभावना भी वहीं से होती है। तो डायरेक्ट आप उन 25 क्वेश्चनों को भी करिएगा संधि के। अगर वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।